नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रोन 311 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। आज अपन किसकी बात करेंगे? एग्रोन 311 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो न्यू टाइप के अंदर पेपर सॉल्यूशन आता है, न्यू टाइप के अंदर अपने पेपर आते हैं, उन न्यू टाइप के पिछले 4 से 5 साल के अपन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। और लगभग है वो न्यू टाइप के अंदर वही जो क्वेश्चन वापस आते हैं, रिपीट होते हैं। अपन ने इतने एग्जाम दिए हैं, अपन को भी पता चल गया है कि अपन जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं, वहीं से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन है वो वहीं से वापस मिल जाते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं एग्रोन 311 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, न्यू टाइप के बारे में। उससे पहले अगर अपन बात करें थ्योरी पेपर्स की, तो थ्योरी पेपर की है क्लास, 2 क्लास है वो इसी प्ले लिस्ट, जो यूट्यूब है, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। उसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों क्लासों की लिंक दे दूंगा, तो आप इन तीनों क्लासों को देख के जरूर जाना, ताकि आपका लगभग है 70 to 80% सिलेबस है वो वापस रिपीट होता है और वो अपन को मिल सकता है। आज अपन बात करेंगे अभी पेपर सॉल्यूशन की। तो अपन बात करते हैं पहले 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। कौन से पेपर की बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सुनियोजित खेती में आदानों के तर्क संगत उपयोग के लिए खेती को रिक्त स्थान में विभाजित किया गया है। अपन को बताना है कि सुनियोजित खेती होती है, जो सुनियोजित खेती में आदानों के तरंग संगत उपयोग के लिए खेती को जो अपन विभाजित करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो सुनियोजित खेती होती है, और सुनियोजित खेती के अंदर अपन आदानों में अलग अलग उपयोग के लिए खेती को वर्गीकृत करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रबंधन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रबंधन क्षेत्र बोलते हैं, या मैनेजमेंट जोन से कहते हैं। कि सुनियोजित खेती में आदानों के तरंग संगत उपयोग के लिए खेती को मैनेजमेंट जोन से या प्रबंधन क्षेत्र में है वो विभाजित किया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एसपीएडी मीटर का उपयोग फसलों और बगीचों में अधिकतर के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अपन को बताना है जो एसपीएडी मीटर होता है, एसपीएडी मीटर का उपयोग है अपन किसके प्रबंधन के लिए है करते हैं। अगर मैं बात करूं एसपीएडी मीटर की, तो इस एसपीएडी मीटर का उपयोग अपन नाइट्रोजन के प्रबंधन के लिए करते हैं। किसके प्रबंधन के लिए? नाइट्रोजन या नत्रजन होता है, इस नाइट्रोजन नत्रजन के प्रबंधन के लिए अपन एसपीएडी मीटर का है वो उपयोग करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं, यहाँ लिखा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर की मैं अगर बात करूं तो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर है वो सेमी में दिया हुआ, तो सेमी की बात करें तो 1 नैनोमीटर होगा वो 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कितना होगा? 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही होगा, 10⁻7 सेंटीमीटर। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है अपना कि जीआईएस के सिद्धांत, जिनमें मानचित्र डिजाइन व मानचित्र विजुअलाइजेशन और एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर वातावरण में उत्पादन सम्मिलित होता है, वो बताता है। अपन को बताना है जीआईएस सिद्धांत के अंतर्गत अपन मानचित्र डिजाइनिंग या मानचित्र विजुअलाइजेशन और एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर का अपन वातावरण में उत्पादन करने में अपन सम्मिलित करते हैं, वो क्या कहलाता है, उसके बारे में अपन को है वो बताना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो उसको अपन बोलेंगे कराटोग्राफी सिद्धांत। क्या बोलेंगे? कराटोग्राफी सिद्धांत। मैं बात करूं कराटोग्राफी सिद्धांत की, कराटोग्राफी सिद्धांत क्या होता है, तो कराटोग्राफी सिद्धांत होता है वो होता है जीआईएस सिद्धांत। जीआईएस का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अपन मानचित्र डिजाइन, मानचित्र विजुअलाइजेशन, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर वातावरण में उत्पादन का सम्मिलित होता है, उसको अपन कराटोग्राफी सिद्धांत बोलते हैं। इसको है वो डेफिनेशन भी याद करते रहना, हो सकता है यहाँ से कोई डेफिनेशन है वो अपने थ्योरी के जो एग्जाम होता है उसमें है वो पूछ सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है एनई एक कंप्यूटर आधारित निर्णय समर्थन उपकरण है। एनई क्या है? एनई एक कंप्यूटर आधारित निर्णय समर्थन उपकरण है जो मिट्टी परीक्षण आंकड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति में किसी व्यक्तिगत किसान के खेत के लिए पोषक तत्वों की
अनुशंसाएं तेजी से प्रदान कर सकता है। यहाँ एन ई का मतलब बताना है, क्या बताना है अपन को, एन ई का मतलब बताना है। एन ई की मैं अगर बात करूं कि जो यहाँ एन ई होता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी मैं अगर बात करूं तो एन ई का मतलब होता है पोषक विशेषज्ञ। क्या होता है, एन ई की बात करूं तो होता है पोषक विशेषज्ञ। यहाँ अपन बोलते हैं जिसको न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट। एन ई का मतलब होता है न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होता है। एन ई एक कंप्यूटर आधारित निर्णय समर्थन उपकरण होता है जो मिट्टी के अंदर मिट्टी परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार मृदा में उपस्थित या अनुपस्थित कोई भी पोषक तत्व होता है उसकी अपन को है वो जानकारी देता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है मैप इंफो आर्क जीआईएस ऑटोपेड मैप। कुछ ऐसे नाम है जो जीआईएस के रिक्त स्थान घटक का निर्माण करते हैं। तो ये जीआईएस के सॉफ्टवेयर घटक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये है जो जीआईएस के सॉफ्टवेयर घटक का निर्माण करते हैं। आर्क जीआईएस ऑटोकैड कुछ इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है जीआईएस के घटक का निर्माण करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है थर्मल रिमोट सेंसिंग या तापीय संदूर संवेदन। थर्मल रिमोट सेंसिंग तापीय संदूर संवेदन रिक्त स्थान विकिरण परिधि में संचालित होता है। अपन को बताना है जो तापीय संदूर संवेदन होता है उसकी विकिरण परिधि है वो कितनी होती है। तो इसकी विकिरण परिधि होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। संदूर तापीय संदूर संवेदन की जो विकिरण परिधि होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है ग्रे लेवल स्ट्रेचिंग संदूर संवेदन में इमेज प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने वाली तकनीक का एक हिस्सा है। ग्रे लेवल स्ट्रेचिंग होता है यह संदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग में इमेज प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने वाली एक तकनीक है। तो इसका उपयोग है अपन कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं अपन सभी इमेज इनेजमेंट या सभी उन्नतीकरण के लिए। किसके लिए करते हैं, ग्रे लेवल स्ट्रेचिंग की मैं बात करूं तो ग्रे लेवल स्ट्रेचिंग का उपयोग अपन करते हैं सभी उन्नतीकरण के लिए। किसके लिए करते हैं, ग्रे लेवल स्ट्रेचिंग का उपयोग करते हैं अपन सभी उन्नतीकरण के लिए। ये है जो संदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली इमेज प्रसंस्करण प्रयुक्त होने वाली तकनीक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना वे पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है वे पॉइंट्स रिक्त स्थान से प्राप्त होने वाले अवलोकन है। अपन को बताना वे पॉइंट्स है वो किससे प्राप्त होने वाले अवलोकन है। अगर मैं बात करूं वे पॉइंट्स की तो वे पॉइंट्स होते हैं वो जीपीएस से प्राप्त होते हैं। अपन को किससे प्राप्त होते हैं, वे पॉइंट्स जीपीएस से प्राप्त होते हैं। जीपीएस वे पॉइंट्स है जो जीपीएस से प्राप्त होते हैं। वे WAY है या वे पॉइंट्स जीपीएस से प्राप्त होने वाले अवलोकन है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि नैनो पैमाने पर स्वर्ण कणों का रंग रिक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। जो नैनो पैमाना होता है इस पर जो गोल्डन कण होते हैं गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो किस रंग में चेंज हो जाते हैं, तो वो रंग है वो पर्पल रंग में चेंज हो जाते हैं। कौन से रंग में चेंज हो जाते हैं, पर्पल या बैंगनी रंग होता है। नैनो पैमाने पर स्वर्ण कण होते हैं जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वह पर्पल रंग में चेंज हो जाते हैं, बैंगनी रंग में चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब अपना है सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है लक्षित उपज दृष्टिकोण का उपयोग रिक्त स्थान के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अपन को बताना है कि जो लक्षित उपज दृष्टिकोण होती है इस लक्षित उपज दृष्टिकोण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लक्षित उपज दृष्टिकोण का प्रयोग है अपन फसलों के उर्वरक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फसलों के उर्वरक के प्रबंधन के लिए करते हैं। फसलों के उर्वरक के प्रबंधन के लिए अपन लक्षित उपज दृष्टिकोण या टारगेट यील्ड अप्रोच जो टेक्निक है जो मैनेजमेंट है इस टारगेट यील्ड अप्रोच टेक्निक मैनेजमेंट का उपयोग है अपन फसलों के उर्वरक के प्रबंधन के लिए करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को स्थिति संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करती है क्या कहलाती है। अपन को बताना है कि उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित जो नेविगेशन प्रणाली होती है वो उपयोगकर्ताओं को स्थिति की जानकारी का है जो रिकॉर्ड करने में मदद करती है वो क्या कहलाती है। तो उसकी मैं बात करूं तो उसको अपन बोलते हैं जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहां मैं लिख लेता हूं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
जिसको जीपीएस बोलते हैं। जीपीएस होता है, जीपीएस उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह उपयोगकर्ताओं को स्थिति संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है DSSAT स्टैंड का पूरा नाम बताना। अपन को बताना है कि DSSAT का पूरा नाम क्या है। अगर मैं DSSAT का पूरे नाम की बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्या है पूरा नाम? डिसीजन सपोर्ट। DSSAT के पूरे नाम की बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर मैं DSSAT की बात करूं तो DSSAT का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो DSSAT का फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि जब पौधा को तनाव का सामना करना पड़ता होता है, कि जब पौधा है वो स्ट्रेस में होता है, तनाव का सामना करता है, तो सामान्य विकास एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जब पौधा तनाव के अंदर होता है तो पौधे की सामान्य विकास और जो क्लोरोफिल का उत्पादन होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इससे रिक्त स्थान क्षेत्र में कम अवशोषण होता है और इन तरंग बेडों में परावर्तन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। अपन को बताना है कि जब पौधा तनाव के अंदर होता है तो पौधे की वृद्धि और क्लोरोफिल निर्माण है, जो क्लोरोफिल की उत्पादन में जो वृद्धि है वो रुक जाती है। उसके कारण है कि किन क्षेत्रों के अंदर प्रकाश अवशोषण है वो कम होता है और इन तरंग बेडों में परावर्तन है वो बढ़ जाता है, तो उसका अपन को है बताना है। तो इसका होगा कि नियर इंफ्रारेड और रेड में, किसमें होगा? नियर इंफ्रारेड तथा रेड क्षेत्र। कि जब पौधों को तनाव का सामना करना पड़ता है, यहाँ जो सामान्य विकास एवं क्लोरोफिल में बाधा उत्पन्न करता है, इससे नियर इंफ्रारेड तथा रेड क्षेत्र में अवशोषण कम होता है और इन तरंग बेडों में परिवर्तन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है वो बढ़ जाता है। जब प्रकाश का अवशोषण नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन है वो अपने आप बढ़ जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि वह वैज्ञानिक जिसको GIS के प्रारंभिक विकास का श्रेय दिया जाता है। अपन को बताना है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने GIS की है वो प्रारंभ किया था। तो GIS का प्रारंभ किया था वो किया था रोजर टॉमलिसन ने। किसने किया था? रोजर टॉमलिसन। GIS के प्रारंभिक विकास का श्रेय किसको जाता है? रोजर टॉमलिसन को जाता है। किसको जाता है? रोजर टॉमलिसन को है वो GIS के प्रारंभिक विकास का श्रेय जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि GIS में वस्तुओं को सीधी रेखाओं को जोड़कर बनाया जाता है और उस क्षेत्र को रिक्त स्थान प्रतिरूप में रेखाओं के सेट द्वारा परिभाषित किया जाता है। अपन को बताना है कि GIS में वस्तुओं को अपन सीधी रेखाओं में जोड़कर बनाते हैं और उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र अपन वस्तुओं को जोड़कर बनाते हैं, उस क्षेत्र को रिक्त स्थान प्रतिरूप में रेखाओं के सेट के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। तो इसका अपन जो रिक्त स्थान में आंसर होगा वो होगा वेक्टर मॉडल। क्या होगा? वेक्टर मॉडल। GIS में वस्तुओं को सीधी रेखाओं को जोड़कर बनाया जाता है, उस क्षेत्र को वेक्टर मॉडल प्रतिरूप में रेखाओं के सेट के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि IIRS के NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन का केंद्रीय क्षेत्र का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? अपन को बताना है कि जो IIRS होता है, IIRS का जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र है वो उसका केंद्र कहाँ है? तो वहां पर यह है जोधपुर केंद्र। कहाँ है? जोधपुर केंद्र। IIRS का नॉर्थ वेस्ट जो रीजन क्षेत्र का जो क्षेत्रीय बिंदु है वो कहां पर है? क्षेत्रीय केंद्र है वो जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है GPS द्वारा उपयोग की जाने वाली कोऑर्डिनेट संदर्भ प्रणाली है। अपन को बताना है कि जो GPS होता है,
जीपीएस के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली कोऑर्डिनेट संदर्भ प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम क्या है? तो उस प्रणाली का नाम है वर्ल्ड जियोस्टिक सिस्टम। क्या है? वर्ल्ड जियोस्टिक सिस्टम 1948। वर्ल्ड जियोस्टिक सिस्टम, वर्ल्ड जियोस्टिक सिस्टम 1948। यहाँ अपन इसको है WGS 48 भी कहते हैं, WGS 48। क्या है कि जीपीएस द्वारा उपयोग की जाने वाली कोऑर्डिनेट संदर्भ प्रणाली कौन सी है? तो जो जीपीएस द्वारा उपयोग की जाने वाली कोऑर्डिनेट संदर्भ प्रणाली है वो है वर्ल्ड जियोस्टिक सिस्टम 1948 1948। यहाँ अपन इसको WGS 48 के नाम से भी जान सकते हैं। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान बीज आवरण में प्रवेश द्वारा पानी के प्रवेश के लिए नए छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं और सबस्ट्रेट से बीजों तक पानी के लिए प्रवाहित करने के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करते हैं। अपन को बताना है कि जो बीज होता है वो बीज के किस क्षेत्र से है वो जल का प्रवेश होता है। इसमें अपन को बताना है कि बीज के किस क्षेत्र से जल का प्रवेश होता है। तो बीज के जो आवरण होता है, बीज के आवरण के अंदर जल का प्रवेश होता है वो माइक्रोफाइलर और जो हाइलम क्षेत्र होता है वहां से होता है। क्या? माइक्रोफाइलर तथा हाइलम। माइक्रोफाइलर तथा हाइलम बीज आवरण में प्रवेश द्वारा पानी के प्रवेश के लिए नए छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं। जो माइक्रोफाइलर और हाइलम होते हैं वो बीज आवरण में जल प्रवेश के लिए नए छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं और सबस्ट्रेट से बीजों तक पानी के लिए प्रवाहित किए जाने के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ध्रुवीय क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस उपग्रहों की कक्षाएं रिक्त स्थान द्वारा भूमध्य रेखा की ओर झुकी रहती है। अपन को बताना है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उन ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस उपग्रहों की कक्षाएं होती है वो कितना डिग्री झुकी हुई रहती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस उपग्रहों की कक्षाएं होती है वो 55 डिग्री झुकी हुई रहती है। कितने डिग्री? 55 डिग्री। 55 डिग्री है वो भूमध्य रेखा की ओर है झुकी रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस उपग्रहों की कक्षाएं 55 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर झुकी रहती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना है 2023-24 का है वो न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। और इस थ्योरी पेपर की मैं बात करूं तो थ्योरी पेपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 क्लासों की लिंक दी हुई है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। वो आप एक बार देखना जरूर, खाना बनाते वक्त भी देखना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि जब अपन किसी की चीज को सुनते हैं बार बार तो अपन को वह चीज याद हो जाती है। अब अपन बात करेंगे अगले पेपर के बारे में, 2020-21 का पेपर सॉल्यूशन। कौन सा पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन? 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बात करते हैं अपन 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की और इसमें अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो 2020-21 के पहला क्वेश्चन है कि स्पेड मीटर का उपयोग बढ़ने वाले पौधों की पत्तियों में रिक्त स्थान की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपन को बताना है कि स्पेड मीटर का उपयोग है अपन जो पौधों की पत्तियां होती है, पौधों की पत्तियों में किसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए है वो करते हैं। अगर मैं पौधों की पत्तियों में स्पेड मीटर की बात करूं तो इसमें अपन पर्णहरित या जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। स्पेड मीटर का उपयोग बढ़ने वाले पौधों की पत्तियों के अंदर बात है, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसकी? क्लोरोफिल की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें तो अजीब गरीब पूछे जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि पीएफ में कौन सी विभिन्नताएं एक विचार की जाती है। क्या क्वेश्चन है कि जो वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी के अंदर कौन सी कॉन्स्टेंट है वो इन पीएफ के अंदर है वो पूछी जाती है। पीएफ में कौन सी विभिन्नताएं होती है जो एक ही विचार की जाती है। तो इसका अपना आंसर होगा वो होगा स्थानिक एवं सामयिक विभिन्नताएं। कौन सी विभिन्नताएं? जो स्पेटियल एंड टेम्परल वेरिएबिलिटीज होती हैं उन्हें स्पेटियल और टेम्परेट वेरिएबिलिटी, इसका वो आंसर होगा कि पीएफ में कौन सी विभिन्नताएं? तो पीएफ में स्थानिक एवं सामयिक विभिन्नताएं
विचार की जाती है। किसमें? पीएफ के अंदर है वो जो स्थानिक और जो सामयिक की विभिन्नताएं होती है वो है विचार की जाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि परिवर्तनशील दर सांधित में समाविष्ट होते हैं। वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, जो अपनी वेरिएबल रेट एप्लीकेटर होती है परिवर्तनशील दर सांधित में कौन सी है वो समाविष्ट होती है? तो इसका अपना जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, नियंत्रण संगणक एवं क्रियाकारक यानी कि कंट्रोल कंप्यूटर एंड ऑटोकेटर। परिवर्तनशील दर सांधित में है वो, परिवर्तनशील दर सांधित में नियंत्रक कंप्यूटर एवं क्रियाकारक है वो समाविष्ट होते हैं। क्या? परिवर्तनशील दर सांधित में नियंत्रक कंप्यूटर एवं क्रियाकारक समाविष्ट होते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है स्टेप डाउन प्रतिगमन एक प्रतिरूप है जो रिक्त स्थान की श्रेणी में आता है। अपन को बताना जो स्टेप डाउन प्रतिगमन है, स्टेप डाउन प्रतिगमन है वो किसकी श्रेणी में आता है? तो स्टेप डाउन प्रतिगमन है वो सांख्यिकी प्रतिरूप में आता है। किसमें आता है? सांख्यिकी प्रतिरूप स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में आता है। जो अपना स्टेप डाउन प्रतिगमन मॉडल है वो स्टेप डाउन प्रतिगमन मॉडल सांख्यिकी मॉडल की श्रेणी में आता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है पांचवा, यह है कि जुताई क्रियाओं में कम ऊर्जा के साथ ढेलों को आसानी से तोड़ने में नैनो कण मददगार होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जुताई क्रियाओं में कम ऊर्जा के साथ ढेलों को तोड़ने में नैनो कण मददगार होते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आसंजन बल में कमी के द्वारा। किसके द्वारा? जो जुताई क्रियाओं में अपन कम ऊर्जा के साथ में ढेलों को है नैनो कण ढेले तोड़ने में नैनो कण मददगार होते हैं। उसका कारण क्या है? आसंजन बल में कमी के द्वारा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि एक जीआईएस की मुख्य उप प्रणालियां है। अपन को बताना है कि जीआईएस की है मुख्य रूप से कौन कौन सी उप प्रणालियां हैं। पहला है आंकड़े अभिग्रहण उप प्रणाली, सही है। डेटाबेस प्रबंधन उप प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन उप प्रणाली है वो भी जीआईएस की उप प्रणाली है। प्रत्योक्षकरण एवं विवरण उप प्रणाली ये भी है। तो इसमें आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा कि जीआईएस की मुख्य उप प्रणाली कौन कौन सी है? आंकड़ा अभिग्रहण उप प्रणाली है, डेटाबेस प्रबंधन उप प्रणाली है, प्रत्योक्षकरण एवं विवरण उप प्रणाली भी इस जीआईएस की उप प्रणाली है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नैनो तकनीकी का विचार रिचर्ड फेनमैन ने कब दिया था? अपन को बताना है कि सर्वप्रथम जो नैनो तकनीकी है, नैनो तकनीकी का विचार दिया था वो दिया था रिचर्ड फेनमैन ने। किसने दिया था? क्वेश्चन इस बार ऐसा भी आ सकता है कि नैनो तकनीकी का विचार किसने दिया? तो रिचर्ड फेनमैन ने दिया है। और कब दिया है? तो 1959 के अंदर। कब दिया? 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। क्या आंसर होगा इसका? अपना सेकंड आंसर है वो सही होगा, 1959 के अंदर है। रिचर्ड फेनमैन नामक वैज्ञानिक ने नैनो तकनीकी का विचार दिया था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि उर्वरक अनुशंसा की एसटीसीआर संकल्पना में फसल की लक्षित उपज ली जाती है। अपना क्वेश्चन क्या है कि उर्वरक अनुशंसा की जो एसटीसीआर संकल्पना है, यहाँ पर एसटीसीआर जो कल्पना है में फसल लक्षित की उपज है वो कितनी ली जाती है? तो इसमें अपन लेते हैं अधिकतम उपज का 75 to 80%। कितना लेते हैं? 75 to 80% है। एसटीसीआर की जो संकल्पना है इससे अपन लक्षित फसल की उपज का है 70% to 80% लेते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक सेवा के रूप में जीआईएस का उपयोग किया जाता है। एक सेवा के रूप में जीआईएस का उपयोग किया जाता है एज ए सर्विस। सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डाटा एज ए सर्विस, ऑल द अबव। यानी कि इसमें सेवा के रूप में अपन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में भी काम में लेते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के रूप में भी काम में लेते हैं और डाटा एज ए सर्विस के रूप में भी अपन जीआईएस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि दूर संवेदन में किसी वस्तु का परावर्तन प्रारूप जो उसकी पहचान में भी सहायक होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है कि दूर संवेदन तकनीक होती है जो रिमोट सेंसिंग होती है, रिमोट सेंसिंग में वस्तु का परावर्तन प्रारूप उसकी पहचान में भी सहायक होता है क्या कहलाता है? इसकी मैं बात करूं तो इसका अपना होगा वो होगा वर्णक्रमीय हस्ताक्षर। क्या होगा? वर्णक्रमीय हस्ताक्षर या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर।
कि दूर संवेदन में किसी वस्तु का परावर्तन प्रारूप जो उसकी पहचान में भी सहायक होता है क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है, वर्णक्रमीय हस्ताक्षर कहलाता है। अब अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। पहला क्वेश्चन है कि एन ए संगणक आधारित निर्णय सहयोग साधन है जो मृदा परीक्षण आंकड़ों के अभाव अथवा उपस्थिति में एक किसान के खेत में शीघ्रता से पोषक तत्वों की अनुशंसा कर सकता है। या एन ई का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। इसमें अपन को बताना है कि जो एन ई होता है, एन ई का मतलब क्या होता है? तो एन ई का मतलब अपने पिछले पेपर में देखा था, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट। एन ई का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होता है। बात करते हैं अपन एलसीसी। एलसीसी है फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन में प्रयुक्त होता है। जो एलसीसी होता है लीफ कलर चार्ट होता है। इस लीफ कलर चार्ट का अपन नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए कौन सी फसल में मुख्य रूप से प्रयोग में करते हैं? तो इसका आंसर होगा चावल। कौन सी? जो धान की फसल होती है, चावल की फसल होती है, चावल की फसल के अंदर एलसीसी है, चावल की फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। एलसीसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है लीफ कलर चार्ट। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान द्वारा एसटीसीआर दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया। अपन को बताना है कि एसटीसीआर दृष्टिकोण है वो किसके द्वारा दिया गया? तो एसटीसीआर दृष्टिकोण है वो एसपी सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एसपी सिंह। एसटीसीआर तकनीकी किसने दिया था? एसपी सिंह ने वो एसटीसीआर तकनीकी को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान जीआईएस के सिद्धांतों में से एक है जिनमें एनालॉग या डिजिटल संगणक वातावरण में मानचित्र बनावट और मानचित्र दर्शन व उत्पादन होते हैं। अपन को बताना है कि जीआईएस सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जिसमें एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग डिजिटल वातावरण में मानचित्र बनावट और मानचित्र प्रदर्शन है वो करते हैं। तो इसका कौन सा सिद्धांत है? तो वो होगा मानचित्र सिद्धांत। कौन सा होगा? जो डिजिटल मानचित्रण होता है वो सिद्धांत है डिजिटल मानचित्रण। डिजिटल मानचित्रण जीआईएस के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। डिजिटल मानचित्रण किसका सिद्धांत है? जीआईएस का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत अपन एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर वातावरण में मानचित्र बनावट और मानचित्र दर्शन व उत्पादन करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है 1960 के प्रारंभिक दौर में हुए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप जीआईएस के विकास में अग्रणी देश बना यूएसए। कौन सा? 1960 के प्रारंभिक दौर में हुए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप यूएसए विकास में अग्रणी देश है। कौन सा देश अग्रणी है? 1960 में वो यूएसए देश अग्रणी था, यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि बेचे गए बीजों पर रिक्त स्थान की सहायता से नजर रखी जा सकती है तथा ये कूट लेखन में योग्य, मशीन द्वारा पठनीय, स्थायी और उप माइक्रोन आकार के टैग होते हैं। अपन को बताना है कि अपन जो बीज बेचे हुए बीज होते हैं उन बेचे हुए बीजों पर किसकी सहायता से अपन नजर रख सकते हैं? और ये जो जिससे अपन नजर रखते हैं ये कूट लेखन में योग्य होते हैं, मशीन द्वारा पठनीय होते हैं, स्थायी होते हैं और उप माइक्रोन के आकार के होते हैं। तो इसमें अपन आंसर आएगा वो आ गया रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडियो टेक्निक होगा। क्या होगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें अपना होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेचे गए बीजों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की सहायता से नजर रखी जा सकती है तथा ये कूट लेखन में योग्य, मशीनों द्वारा पठनीय, स्थायी और उप माइक्रोन के आकार के होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के द्वारा बेचे गए बीजों पर अपन है वो नजर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिमकोई एक फसल सिमुलेशन प्रतिरूप है। कौन सा? SIMCOY। सिमकोई एक फसल पर सिमुलेशन प्रतिरूप है जो रिक्त स्थान फसल के लिए प्रयुक्त होता है। तो सिमकोई होता है वो होता है मक्का के लिए। किसके लिए? मक्का के लिए। जो सिमकोई सिमुलेशन प्रतिरूप होता है वो मक्का की फसल के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्परजिलस जैपोनिकस स्ट्रेन
AgP01 रिक्त स्थान सूक्ष्म पोषक तत्वों के जैविक नैनोकण के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। अपन को बताना है कि किस सूक्ष्म पोषक तत्वों के जैविक नैनोकण के उत्पादन में एस्परजिलस जैपोनिकस स्ट्रेन AgP01 का अपन उपयोग करते हैं। तो जिंक के लिए, किसके लिए? जिंक के लिए। जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों के जैविक नैनोकण के उत्पादन में अपन एस्परजिलस जैपोनिकस स्ट्रेन AgP01 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीआईएस में दिष्ट आंकड़े रिक्त स्थान लक्षणों का वर्णन करने में अत्यंत उपयोगी होता है। अपन को बताना है कि जो जीआईएस में दिष्ट आंकड़े होते हैं वो कौन से लक्षणों को वर्णन करने में अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो वेक्टर लक्षणों का, किनका? वेक्टर लक्षणों का वर्णन करने में अत्यंत उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अपन ने पिछले क्वेश्चन में लिख लिया है, एक बार फिर लिख लेता हूं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस के फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। इसका थ्योरी का एक पेपर है, वो आपको क्लास से अपलोड की हुई है, वहां से आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। कौन से पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे? 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। अपना 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है वो है क्या अक्षर पर आवेदक का घटक नहीं है। अपन को बताना है कि कौन सा कंपोनेंट्स है वो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर पर है, एप्लीकेटर का घटक नहीं है। अपन को बताना है कि कौन सा अपघटक है या कौन सा घटक है जो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर का घटक नहीं है। तो इसमें से जो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर का घटक नहीं है वो है यील्ड मॉनिटर। कौन सा? यील्ड मॉनिटर या उपज मापक। उपज मापक है वो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर का घटक नहीं है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है। अपन को बताना है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मैं बात करूं तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि आधार परत से एक या एक से अधिक विशेषताओं द्वारा किसी स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है कि आधार परत से एक या एक से अधिक विशेषताओं द्वारा किसी स्थान की पहचान करना के क्या कहलाता है। तो उसको अपन बोलते हैं जियो कोड। क्या बोलते हैं? जियो कोड। आधार परत से एक या एक से अधिक विशेषताओं द्वारा किसी स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया जियो कोड कहलाती है। अगला अपना क्वेश्चन है सुदूर संवेदी तकनीकें रिक्त स्थान के गुणों का उपयोग करती हैं जो उत्सर्जित अंगों द्वारा उत्सर्जित, परावर्तित या विक्षेपित होती है। क्या बताना है? सुदूर संवेदी तकनीकें होती है वो किसके गुणों का उपयोग करती हैं? जो उत्सर्जित अंगों द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित या विक्षेपित होती है। तो इसका आंसर होगा वो अपना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। सुदूर संवेदी तकनीक रिमोट सेंसिंग टेक्निक के अंदर अपन सुदूर संवेदी तकनीक के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण का उपयोग करती है जो उत्सर्जित अंगों द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित, विक्षेपित होती है। तो इसमें आएगा जो सुदूर संवेदी तकनीक होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है नैनो ग्रीन इज ए। अपन को बताना है जो नैनो ग्रीन होता है वो नैनो ग्रीन क्या है? तो नैनो फर्टिलाइजर है। क्या है? नैनो ग्रीन नैनो उर्वरक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि स्पेड मीटर SPAD स्पेड मीटर का उपयोग किसकी मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। क्वेश्चन क्या है अपना कि स्पेड मीटर होता है, स्पेड मीटर का उपयोग अपन किसकी मात्रा ज्ञात करने में करते हैं। तो स्पेड जो मीटर होता है इसका उपयोग अपन है वो पर्णहरित की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो उपसर्ग नैनो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। क्या है? नैनो शब्द है। नैनो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो नैनो शब्द की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो नैनो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? किस भाषा का शब्द है? नैनो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डवार्फ। क्या होता है? डवार्फ। नैनो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज के
वर्ड है और जिसका अर्थ होता है वो ड्वार्फ होता है, या हिंदी में बोले तो बोना होता है। क्या होता है? बोना। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा कि नैनो इज ए ग्रीक वर्ड, मीनिंग होती है वो ड्वार्फ होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि कौन सा एक जीपीएस घटक नहीं है। अपन को बताना है कि जीपीएस का कौन सा घटक नहीं है। तो जीपीएस के घटक की मैं बात करूं तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, सैटेलाइट है, रिसीवर है, बायो सेंसर नहीं है। कौन क्या? जीपीएस के घटक की बात करूं तो जीपीएस का घटक है वो बायो सेंसर, जीपीएस का घटक नहीं है। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जीपीएस का घटक बायो सेंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सटीक कृषि भी जानी जाती है। सटीक कृषि को अपन जो अपनी प्रदेशीय एग्रीकल्चर होती है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? तो एज नीडेड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एज नीडेड फार्मिंग या जरूरतानुसार खेती के नाम से अपन सटीक खेती को जानते हैं। सटीक खेती को अपन जरूरतानुसार खेती के नाम से भी जानते हैं, एज नीडेड फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है कि सटीक कृषि के लक्ष्य का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि सटीक कृषि के लक्ष्य का एक कौन सा उद्देश्य नहीं है? मुनाफा है, टिकाऊपन है, पर्यावरण सुरक्षा है, धरती का सह, ये नहीं है। तो इसका अपना जो आंसर होगा वो धरती का सह। 4 नंबर आंसर है जो लैंड डिग्रेडेशन है, ये नहीं होगा। सटीक कृषि का है कभी भी लक्ष्य है वो धरती का सह नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, अपन फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है एनआरएससी कहां पर स्थापित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एनआरएससी है वो कहां पर स्थापित है। तो एनआरएससी की मैं बात करूं तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां है? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। एनआरएससी की मैं बात करूं तो कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी इसकी 1974 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1974 के अंदर। 1974 के अंदर एनआरएससी की है वो स्थापना की गई। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इसकी स्थापना हैदराबाद के अंदर 1974 में की गई। अगला अपना क्वेश्चन है कि किसी एक क्षेत्र में सटीक कृषि प्रणाली को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि किसी एक क्षेत्र के अंदर जो सटीक खेती करते हैं अपन उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको अपन जानते हैं साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। किसी एक क्षेत्र में सटीक कृषि प्रणाली को साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में प्रकाश या रोशनी का अपना स्रोत होता है। उन चीजों को क्या बोलते हैं? जिन चीजें जो वस्तु है प्रकाश या रोशनी का अपने आप में जो स्रोत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। जो दीप्त वस्तु होती है, दीप्त वस्तुओं में प्रकाश या रोशनी का अपना स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है एलसीसी लीफ कलर चार्ट रिक्त स्थान फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो एलसीसी है ये धान या चावल की फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एलसीसी का उपयोग अपन नाइट्रोजन पर जो चावल फसल होती है, चावल फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन में प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है एसटीसीआर का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? एसटीसीआर का पूरा नाम क्या है? एसटीसीआर के पूरे नाम की मैं बात करूं तो सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता है एसटीसीआर। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स क्या होता है? एसटीसीआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है अपना कि रिक्त स्थान एक दूरी इकाई है जो 1 मीटर के 1 अरब के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। 1 मीटर के 1 अरब के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? नैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। नैनोमीटर की एक दूरी है जो 1 मीटर के 1 अरब के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। 1 मीटर के 1 अरब वो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? नैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश सौर मंडल का दर्शी भाग है जिसमें तरंगदैर्ध्य रेंज रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक होती है। तो प्रकाश सौर मंडल के दर्शी भाग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर होती है। क्या? प्रकाश सौर मंडल का दर्शी भाग जिसमें तरंगदैर्ध्य रेंज 400 से
700 नैनोमीटर तक होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है रिक्त स्थान पृथ्वी की सतह के मापन और मानचित्रण का विज्ञान है। अपन को बताना है कि पृथ्वी की सतह का मापन और मानचित्रण का विज्ञान है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भूगणित विज्ञान। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सतह का मापन और जो मानचित्रण का विज्ञान है उसको अपन भूगणित विज्ञान या जियोगेज्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोगेज्री या भूगणित विज्ञान। भूगणित विज्ञान, भूगणित विज्ञान पृथ्वी की सतह के मापन और मानचित्रण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अगला अपना क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो समय के साथ या स्थान के संबंध में डेटा रिकॉर्ड करता है। कि कौन सा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो समय के साथ स्थान के संबंध में है और डेटा का रिकॉर्ड करता है? वो कौन सा है? तो डेटा लॉगर होगा। क्या होगा? जो डेटा लॉगर होता है, डेटा लॉगर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो समय के साथ स्थान के संबंध में डेटा रिकॉर्ड करता है। डेटा लॉगर जो डेटा लॉगर होता है, डेटा लॉगर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ये उपकरण समय के साथ या स्थान के साथ संबंध में है, वो डेटा का रिकॉर्ड करता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के बारे में। अगला अपना जो पेपर है वो है 2022-23 का पेपर। कौन सा पेपर है? 2022-23 का पेपर। अब अपन देखेंगे कि 2022-23 के अंदर न्यू टाइप के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर अपन ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपने एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सटीक कृषि का उद्देश्य नहीं होता है? अपन को बताना है कि कौन सा विकल्प है वो सटीक कृषि का उद्देश्य नहीं होता है। पहला है इसमें रसायनों का उपयोग घटाना, ये सटीक कृषि का होता है। जल का दक्ष उपयोग, ये भी होता है। उत्पादकता बढ़ाना, ये भी होता है। स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण, ये इसका सही आंसर होगा कि स्थानीय प्रजातियों का जो संरक्षण होता है ये सटीक कृषि का उद्देश्य नहीं होता है। क्या क्वेश्चन है? इसमें पूछा गया था कि कौन सा है विकल्प या कौन सा इसमें से विकल्प है वो सटीक कृषि का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण, कौन सा? जो स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण है यह सटीक कृषि का उद्देश्य नहीं हो सकता। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा जो तीनों है, रसायनों का उपयोग कम करना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और उत्पादकता घटाना, ये सटीक कृषि के लक्ष्य है या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सटीक खेती का उपकरण नहीं है? कार्बन नैनो ट्यूब है, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये सटीक कृषि का उपकरण नहीं है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस है। लेकिन इसका जो कार्बन नैनो ट्यूब है, ये कार्बन नैनो ट्यूब सटीक खेती का उपकरण नहीं है। उसके अलावा जो तीनों है, जीपीएस, जीआईएस और सुदूर संवेदन, ये तीनों इसके घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में नैनो यूरिया का विपणन करती है? तो भारत के अंदर नैनो यूरिया का मार्केटिंग की मैं बात करूं तो इफ्को करती है। कौन सी करती है? जो इफ्को कंपनी है ये भारत के अंदर नैनो यूरिया की मार्केटिंग का कार्य करती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ का आकार रिक्त स्थान से कम होगा तो उसे नैनोमीटर कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ का आकार रिक्त स्थान से कम होगा तो उसे अपन नैनोमीटर कहेंगे। तो 100 नैनोमीटर से कम होगा। क्या? यदि किसी पदार्थ का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको अपन नैनो पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो पदार्थ कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का आकार, ऐसा कोई पदार्थ जिसका आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है तो उस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? नैनो पदार्थ के नाम से जानेंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि नैनो पदार्थ के रासायनिक तौर पर अधिक सक्रिय होने के पीछे आधारभूत सिद्धांत यह है कि किसी आयतन को छोटा करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये लाइन क्या कहना चाहती है कि नैनो पदार्थ होते हैं रासायनिक तौर पर अधिक सक्रिय होते हैं। नैनो पदार्थ होते हैं जो नैनो कण है, ये रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। इसका क्या कारण है
कि इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इसके ऊपर जो सक्रिय स्थल है, सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण है वो नैनो पदार्थ होते हैं वो रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। उनके कारण क्या है कि आयतन छोटा होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो उस पर जो सक्रिय स्थल है, सक्रिय स्थलों की भी संख्या बढ़ जाएगी, और सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ेगी तो इनके जो क्रिया कारक होंगे, इनसे जो क्रिया करेंगे वो क्रिया कारक भी इनसे आकर अधिक मात्रा में जुड़ेंगे, इसलिए ये रासायनिक रूप से सक्रिय होंगे। तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन की वह विज्ञान जो उच्च तकनीक संवेदक एवं विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करते हुए फसल की उपज को बढ़ाने का संबंधित करता है। क्या है कि वह विज्ञान जो उच्च तकनीक संवेदक एवं विश्लेषणों का उपयोग करते हुए फसलों की उपज बढ़ाने में संबंधित है, वो क्या कहलाता है? सटीक खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? सटीक कृषि कहलाता है। सटीक कृषि वह विज्ञान है, सटीक कृषि के अंदर अपन उच्च तकनीकी संवेदकों एवं विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे वो फसल की उपज में बढ़ने में वो वृद्धि सहायक होते हैं, फसल की उपज बढ़ने में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा सटीक खेती या परनीशियस एग्रीकल्चर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि सटीक कृषि के परिप्रेक्ष्य में बेमेल चुनिए। अपन को बताना है कि सटीक कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा शब्द है वो बेमेल है, कौन सा विकल्प बेमेल है। इसका पहला है कि सटीक सॉइल प्रिपरेशन, सही है। सटीक मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान अपन सटीक तरीके से नहीं लगा सकते, ये इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। सटीक बुआई भी सही है, सटीक फसल प्रबंधन सही है। तो इसका अपन जो आंसर सही होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि सटीक कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा बेमेल है, जो सटीक कृषि से रिलेटेड नहीं है उसको बताना। तो पहला ऑप्शन था सटीक सॉइल प्रिपरेशन, सही है कि सटीक खेती के अंदर अपन सटीक रूप से सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, सटीक बुआई करते हैं, सटीक फसल प्रबंधन करते हैं, लेकिन मौसम पूर्वानुमान का सटीक पता लगाना ये इसका है वो बेमेल है। तो सेकेंड ऑप्शन अपना सही होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है यूएवी ये भी कहलाता है। अपन को बताना है जो यूएवी होता है, यूएवी क्या कहलाता है। अगर मैं यूएवी की बात करूं तो यूएवी ड्रोन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूएवी क्या कहलाता है? ड्रोन कहलाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि नैनो विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो ये मोहाली के अंदर स्थित है। कहाँ है? नैनो विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ है? मोहाली के अंदर स्थित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि सुदूर संवेदी तकनीकी की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है। क्या क्वेश्चन है? सुदूर संवेदी तकनीकी की अपन को कौन सी सीमा है वो बताना है। तो प्राकृतिक आपदा की निगरानी सही है, मिश्रित फसलों के साथ लघु फॉर्म ये नहीं है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन सही होगा। जल संसाधनों का आकलन करना सही है, मछली प्रजनन क्षेत्रों की खोज सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि सुदूर तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है। तो मिश्रित फसलों के साथ लघु फॉर्म है ये इसकी एक सीमा है, अपन इसकी कमी मान सकते हैं। बात करते हैं अब अपन इनके सेकंड क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला है कि वह विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना तकनीकी का विलय होकर एक नया विषय बन जाता है, क्या कहलाता है। क्या है क्वेश्चन कि विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान तीनों को मिलाकर एक विलय होकर एक नई विषय बन जाती है, उस विषय को क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं जीव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? जीव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द सही रहेगा, बेटर रहेगा जीव सूचना विज्ञान की तुलना में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान का वह क्षेत्र है जहाँ वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान, कौन सी? वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान, सूचना तकनीकी का विलय होकर एक नया विषय बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान एक गंधक बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया है जिसमें प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने की असामान्य क्षमता होती है। अपन को बताना है कि कौन सा सल्फर बैक्टीरिया होता है जिस सल्फर बैक्टीरिया से
प्रकाश से है वो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो रोडोस्यूडोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया? रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास सल्फर बैक्टीरिया है जिसमें प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने की असामान्य क्षमता पाई जाती है, यानी प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करता है सल्फर बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? रोडोस्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हमें प्रकृति प्रदत्त एक सुदूर संवेदक का उदाहरण है। प्रकृति द्वारा दिया गया एक सुदूर संवेदक का कौन सा उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होगा चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़। चमगादड़ है, चमगादड़ है वो हमें प्रकृति प्रदत्त का द्वारा दिया हुआ एक सुदूर संवेदन का उदाहरण है। रिमोट सेंसिंग का, रिमोट सेंसर का अपन को क्या है? एग्जाम्पल दिया है। प्रकृति के द्वारा अपन बात करें तो जो चमगादड़ होती है ये ध्वनि तरंगों को छोड़कर है वो अपनी दिशा का अनुमान लगाती है, इसलिए अपन चमगादड़ को प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक सुदूर संवेदक का उदाहरण मानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान एक नैनो शाकनाशी है। अपन को बताना है नैनो शाकनाशी का उदाहरण बताना है। क्या बताना है? अपन को नैनो शाकनाशी का उदाहरण बताना है। तो नैनो शाकनाशी का उदाहरण होता है वो होता है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। क्या होता है? सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। नैनो शाकनाशी का उदाहरण है वो क्या है? सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है ये नैनो शाकनाशी का उदाहरण है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जो भूविज्ञान, भूगोल, नक्शानविशी और विज्ञान और अभियांत्रिकी तथा तकनीकी की विभिन्न धाराओं से सरोकार रखती है। कौन सी? अपन को बताना है वह विज्ञान जो भूविज्ञान, भूगोल, नक्शानविश और विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी विभिन्न धाराओं से सरोकार रखती है, वो कौन से विज्ञान है उसके बारे में अपन को बताना है। तो वो होगी सोइल मैप। कौन सी होगी? जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स होती है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वो विज्ञान है जो भूविज्ञान, भूगोल, नक्शानविश और विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी की विभिन्न धाराओं से सरोकार रखती है, वो कौन सी है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वह विज्ञान है जो भूविज्ञान, भूगोल, नक्शानविशी और विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी की विभिन्न धाराओं से सरोकार रखती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा भौगोलिक निरूपण जो मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है? कि ऐसा भौगोलिक निरूपण जो मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों को दर्शाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉइल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल मैप। सॉइल मैप एक ऐसा भौगोलिक निरूपण है जो मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों को दर्शाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि मृदा परीक्षण के मान एवं लक्ष्य उपज की प्राप्ति हेतु समीकरणों का उपयोग करते हुए पोषक तत्व उपयोग की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि बतानी है। अपन को बताना है कि मृदा परीक्षण के मान एवं लक्ष्य उपज की प्राप्ति के समीकरणों का उपयोग करते हुए पोषक तत्व उपयोग की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। वो सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि का क्या नाम है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है STCR। क्या है? STCR, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स है। इस सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स यह एक पोषक तत्वों के उपयोग की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की किसी फिजिकल मॉडल के वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन हेतु डिजिटल लघु प्रतिरूप के सर्जन एवं विश्लेषण की विधि को कहते हैं। अपन को बताना है कि कोई भी फिजिकल मॉडल के वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन हेतु डिजिटल लघु प्रतिरूप के सर्जन एवं विश्लेषण की विधि को है वो क्या कहते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं सिमुलेशन। क्या बोलते हैं? सिमुलेशन, सिमुलेशन। क्या किसी फिजिकल मॉडल के वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन हेतु डिजिटल लघु प्रतिरूप के सर्जन एवं विश्लेषण की विधि को अपन सिमुलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सटीक कृषि में खेत को विभाजित कर बनाई प्रबंधन जोनों को एक क्या कहते हैं? अपन जो सटीक खेती होती है, सटीक खेती के अंदर अपन खेत को विभाजित करके अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट जोन बनाते हैं। उन मैनेजमेंट जोनों को अपन किस नाम से जानते हैं? तो उनको अपन है वो होमोजीनस जोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमोजीनस, होमोजीनस जोन्स,
सटीक कृषि में खेत को विभाजित कर बनाए गए मैनेजमेंट जोनों को अपन होमोजीनस जोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लेजर का फुल फॉर्म। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है अपन लेजर, LASER, LASER, इस लेजर का फुल फॉर्म अपन को बताना है। अगर मैं लेजर की बात करूं तो इसमें L का फुल फॉर्म होता है लाइट, LIGHT, लाइट। L का क्या होता है? लाइट होता है। और A की बात करूं तो A का फुल फॉर्म होता है, वो होता है एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन। A का क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद में मैं अगर S की बात करूं तो S का फुल फॉर्म होता है, वो होता है सिटुमोइलाइजेशन। L का होता है लाइट, A का होता है एम्प्लीफिकेशन, S का होता है साइटोमाइलाइजेशन। और उसके अलावा E की बात करूं तो E का फुल फॉर्म होता है, वो होता है इमिशन। E का मतलब क्या होता है? इमिशन, EMISSION। E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है इमिशन। और R का मतलब होता है, वो होता है रेफ्लेक्शन। क्या होता है? रेफ्लेक्शन। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या हो गया? लाइट, एम्प्लीफिकेशन, सिटुमलाइजेशन, इम्यूशन एंड रिफ्यूक्शन होता है, वो लेजर का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपन ने 2022-23 के न्यू टाइप कर ली है, और इस थ्योरी की है वो क्लास है अपन ने पहले लगा चुके हैं। उसकी लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप जिस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट के अंदर है आपको एग्रोन 311 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के नाम की है वो क्लास मिल जाएगी। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों पार्टों को देख लेना, और एक क्लास ये देख लेना। उसके अलावा है मैं शाम तक है एक अपन ने मॉडल पेपर है, वो गैस पेपर है, उसकी क्लास में लेके आ जाऊंगा। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी है मैं आपको बता दूंगा। तो आप उस क्लास को भी है वो देखना ना भूले, और जो पेपर सॉल्यूशन की क्लास लगाई हुई है उनको भी है वो देखना ना भूले, क्योंकि इन्हीं पेपरों से पिछले 4 से 5 साल के पेपरों से लगभग 70-80% अपना कोर्स है वो कवरेज हो जाता है। 70 से 80% अपने क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आप इन क्लासों को देखना जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।